आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, पीआरटी, इसके साथ साथ सीटेट और अन्य सभी टीचिंग एग्ज़ाम जहाँ पर भी पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम देंगे अपने पिछले प्रश्न का उत्तर। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न आपसे किया गया था कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले उसी का आंसर करेंगे, क्योंकि हमेशा का यही रहता है कि जब भी हम पिछला प्रश्न पूछते हैं तो सबसे पहले हम उसका आंसर करते हैं। तो ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और हमने ये भी कहा था कि आपको ओजोन से संबंधित जितनी भी चीज़ें पता हो, आप सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। तो अगर आप रेगुलर वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आई होप कि आप सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ओजोन छिद्र का जो सबसे पहले पता लगाया था वह किसने लगाया था, इस बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन छिद्र का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो जोसेफ फोरमैन के द्वारा सर्वप्रथम ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था। जोसेफ फोरमैन के द्वारा सर्वप्रथम ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था। कहाँ पर लगाया गया था, अगर ये पूछ लिया जाए तो अंटार्कटिका। कहाँ पर लगाया गया था, तो अंटार्कटिका के ऊपर आपके ओजोन छिद्र का जो है पता लगाया गया था। इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि इसको हानि पहुंचाने वाली कौन सी गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है, तो सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डालती है। अब ये ओजोन परत जो है ये किस मंडल में पाई जाती है, तो इसके बारे में भी याद रखेंगे कि ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, देखिए इस परत में छिद्र हो रहा है, इसका पता तो जोसेफ फोरमैन ने लगाया था, लेकिन छिद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो इसकी जो ओजोन मंडल की खोज की थी वह सबसे पहले की थी फेब्री चार्ल्स ने। किसने की थी, फेब्री चार्ल्स ने। तो जितनी भी चीज़ें आपको ओजोन से संबंधित पता थी उन सभी को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और अगर नहीं पता है तो उन्हें अब आप जो है याद कर लीजिएगा। इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर जो है पाया गया था, और परावैंगनिक किरणों से होने वाले रोग जैसे त्वचा कैंसर आदि से ये हमारी रक्षा करता है। इसके साथ साथ इसकी जो सबसे अधिक मोटाई है वह कहाँ पर पाई जाती है, तो इसकी जो सबसे अधिक मोटाई है वह पाई जाती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर इसकी सबसे अधिक मोटाई पाई जाती है। और सबसे कम मोटाई कहाँ पाई जाती है, तो सबसे कम मोटाई पाई जाती है दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर इसकी सबसे कम मोटाई पाई जाती है। तो परावैंगनिक किरणें जो आती हैं उनका एक कितने परसेंट भाग अवशोषित कर लेती है, अगर ये पूछ लिया जाए तो 93 से 99% भाग परावैंगनिक किरणों का अकेले ओजोन परत क्या है, अवशोषित कर लेती है, जो कि जो है पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं और मनुष्य को हानिकारक रोगों से जो है रक्षा प्रदान करती है। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो देखेंगे कि पेयजल का पीएच मान कितना होना चाहिए। पेयजल का पीएच मान कितना होना चाहिए, ऑप्शन ए है 7 से कम, ऑप्शन बी है 7 से अधिक, ऑप्शन सी है 7 से 8.5 के बीच, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ से आप अपने एक एक क्वेश्चन को काउंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी जान सकते हैं कि आपने आज कितने में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो आज के पहले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 से लेकर के 8.5 के बीच पेयजल का शुद्ध मान होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जल प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है। अपशिष्ट को जल स्रोत में विसर्जित ना किया जाए, बिल्कुल इससे भी नियंत्रण कर सकते हैं। जितने भी अपशिष्ट हैं उनको क्या है, पानी में जो है विसर्जित नहीं करना है। नेक्स्ट देखेंगे, उपचारित गंदे पानी का उपयोग सिंचाई में किया जाए। बिल्कुल जो भी हमारा पानी यूज हो जाता है, यूज होने के बाद जब वो गंदा हो जाता है तो उसे हम रिसाइकिल करके जो है पौधों में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर एक तरीके से कहा जाए कि
हमने जो अपने कपड़े धुले हैं, कपड़े धुलने के बाद जो हमारा पानी बचा हुआ है, उस पानी को हम क्या करेंगे, ऐसे ही भूमि में नहीं डालेंगे, बल्कि उस पानी से हम अपने जानवरों को नहला सकते हैं, हम अपने फर्श को धुल सकते हैं, इत्यादि कार्यों में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे पानी का क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम कर सकेंगे। मृत मानव एवं पशुओं को जल में ना बहाया जाए। बिल्कुल सही बात है। जितने भी मनुष्यों की डेथ हो जाती है या जो मरे हुए पशु हैं, जानवर हैं, उनको ऐसा ही सीधा सीधा पानी में ना बहाया जाए। तो इस चीज़ से भी हम जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर होना चाहिए उपर्युक्त में से सभी। क्या होना चाहिए, उपर्युक्त में से सभी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी उपाय करके हम जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, जल का प्रमुख प्रदूषक तत्व है। देखिए, मैं एक प्रश्न यहाँ पर करती हूँ, 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं। आप स्वयं से पहले ये कोशिश कीजिए कि आप अपना सही उत्तर चयन कर लें। उसके बाद जब मैं सही आंसर बताती हूँ तो आप ये जो देखिए कि आपके कितने प्रश्न लास्ट में सही हो रहे हैं और कितने आपके गलत हो रहे हैं। यहाँ से आप अपनी तैयारी का भी आंकलन कर पाएंगे और साथ ही साथ नई चीज़ों को सीख भी सकेंगे और पुरानी चीज़ों का रिवीजन भी कर सकेंगे। तो जल का जो प्रमुख प्रदूषक तत्व है वह है पारा, फ्लोराइड, जस्ता और इसके साथ पारा, सीसा और जस्ता तथा फ्लोराइड। तो इनमें से कौन से जल को प्रदूषित करने वाले तत्व हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत है। जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत है मतलब कौन सा ऐसा मानव द्वारा निर्मित स्रोत है जो जल प्रदूषण कर रहा है? ऑप्शन ए है औद्योगिक वाही श्राव, ऑप्शन बी है वैश्राव, ऑप्शन सी है वाहित मल, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 355, यानी कि नीरी स्थित है। नीरी स्थित है, ऑप्शन ए है अहमदाबाद में, ऑप्शन बी है नागपुर में, ऑप्शन सी है मुंबई में, ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा आपका राइट? फटाफट से आप अपने उत्तर का सही चयन कर लीजिएगा, वरना बाद में ये मत कहिएगा कि जल्दी आंसर बता दिया तो मैं सोच ही नहीं पाया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीरी कहाँ स्थित है? नागपुर में। और आज का जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा नीरी का फुल फॉर्म। नीरी का फुल फॉर्म आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि नीरी का फुल फॉर्म कहाँ है, और इससे रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी हो आप सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगी। इसके साथ साथ आपके सही हुए प्रश्नों को भी काउंट करने में मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आपने कितने ज़्यादा प्रश्न सही कर पाए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वायु प्रदूषण से फैलने वाला रोग है। वायु प्रदूषण के द्वारा निम्न में से कौन सा रोग फैलता है? गले में दर्द, दमा, श्वसनी शोथ या उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा उपर्युक्त सभी। वायु प्रदूषण के द्वारा निम्न में से सभी रोग देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है तो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, वनस्पति पर प्रभाव डालता है, सभी जंतुओं एवं कीटों पर प्रभाव डालता है, उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने तथा पर्यटकों द्वारा फैलाई गई गंदगी पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन तथा धार्मिक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों से वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता है? सीधे से तौर पे इतने बड़े प्रश्न की भाषा को अगर कंक्लूजन के रूप में समझें तो सिर्फ इतना कहेंगे कि जो भी हम लोग कहीं पर भी क्या करने जाते हैं, घूमने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर हमसे जो कुछ कर लिया जाता है, आप देखते चाहे आप चिड़ियाघर घूमने जाएं, किसी भी स्थल पर पर्यटक स्थल पर घूमने जाएं तो वहाँ पर एक टिकट लगती है। क्या लगती है? वहाँ पर एक टिकट का प्रावधान किया जाता है। तो ये टिकट लगती ही क्यों है, इसका क्या कारण है? तो इसलिए जो है टिकट लगती है वह कर लिया जाता है क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे द्वारा वहाँ पर गंदगी फैलती है इत्यादि चीज़ें होती है तो उनको साफ़ सफाई में लगाना, उनका नियंत्रण करना, इनके लिए जो टैक्स लिया जाता है, कर लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका इको टैक्स, ऑप्शन बी है ग्रीन टैक्स, ऑप्शन सी है इको मार्क, ऑप्शन डी है ग्रीन GNP। अगर आप रेगुलर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इको टैक्स आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन
चेरनोबिल परमाणु संयंत्र रिसाव किस देश में हुआ था? जो चेरनोबिल की घटना हुई थी वह किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी चीन में या ऑप्शन डी जर्मनी में। तो चेरनोबिल की जो घटना हुई थी वह हुई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ए, यानी कि रूस में। रूस से संबंधित है आपकी चेरनोबिल की घटना। देखिए कुछ इतिहास में ऐसी पर्यावरणीय घटनाएं हो चुकी हैं पहले समय में जिनका आज भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है और वो अभी भी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। जिनमें से आपकी एक हो गई भोपाल गैस त्रासदी वाली घटना, एक हो गई आपकी चेरनोबिल वाली घटना। तो ये सभी आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अगला देखेंगे, वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत है। वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत है दहन क्रिया द्वारा, कृषि कार्यों द्वारा, औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया द्वारा या उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो वायु प्रदूषण किस कौन सी मानव गतिविधियों के द्वारा होता है? तो दहन क्रिया मानव ही कर रहा है। इसके साथ साथ आपके कृषि कार्य भी मानव जो कर रहा है उससे भी वायु प्रदूषण हो रहा है और औद्योगिक निर्माण से भी वायु प्रदूषण देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न प्रदूषण, ऑप्शन बी है अंतरिक्ष से प्राप्त तत्व, ऑप्शन सी है वनाग्नि, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इनमें से कोई सा ऐसा आपको ऑप्शन मिल रहा है जो मानव के द्वारा उत्पन्न होने वाला वायु प्रदूषण हो? तो ज्वालामुखी उद्गार स्वयं से ही हो रहा है, उसमें मानव की तो कोई क्रिया नहीं है। अंतरिक्ष से प्राप्त तत्व में भी स्वयं से ही सारी घटनाएं हो रही हैं, मनुष्य तो वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। हाँ, वो बात अलग की है कि अब मनुष्य अंतरिक्ष तक जा करके जो है प्रकृति में भी छेड़छाड़ कर रहा है, जिसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। वनाग्नि, वनों में जो स्वयं से आग लग जाती है अत्यधिक ताप के कारण, तो उसमें भी मनुष्य का कोई ऐसा अहम रोल नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे, पर्यावरणीय गुणवत्ता के आधार का बिंदु है। जो पर्यावरण की गुणवत्ता है उसके आधार का जो बिंदु है वह कौन कहलाता है? ऑप्शन ए किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो, ऑप्शन बी स्वास्थ्यवर्धक, ऑप्शन सी है उत्तम आवास की व्यवस्था हो। तो पर्यावरण की जो गुणवत्ता का अगर आधार बिंदु माना जाए तो ये सभी पर्यावरण की गुणवत्ता का आधार बिंदु हो जाएंगे, इसलिए इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रदूषण का मानव जनित स्रोत है। प्रदूषण का मानव जनित स्रोत है, ऑप्शन ए औद्योगिक वेस्टाव, वाहित मल, ऑप्शन सी है तापीय स्रोत और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब की गई? बहुत बार ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। सारे आपको अधिनियम वगैरह भी रोज़ के रोज़ ही रिवाइज करवाए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि आप डेली के डेली इस सेशन से जुड़िए और अपनी प्रैक्टिस सेशन जारी रखिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब की? देखिए मंडल की अगर स्थापना पूछी जाए तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 1948 में, बी है 1970 में, सी है 1972 में और डी है 1982 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1972 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? सबसे अधिक जो भूकंप हैं वह किस देश में आते हैं? ऑप्शन ए है जापान में, बी है स्कॉटलैंड में, सी है चीन में, ऑप्शन डी है इराक में। तो जो सबसे ज़्यादा भूकंप आपके देखने को मिलते हैं वह कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं वह आते हैं जापान में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए है न्यूटन स्केल में, ऑप्शन बी है रिएक्टर स्केल में, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज स्केल में, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप अपने क्वेश्चन का सही आंसर चयन करेंगे कि जो भूकंप की तीव्रता है वह किस में मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा से ध्वस्त हुआ था? गुजरात में एक भुज नामक शहर है जो एक प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गया था, ध्वस्त हो गया था। तो वो कौन सी प्राकृतिक आपदा आई थी? ऑप्शन ए है अकाल से, ऑप्शन बी है चक्रवात से, ऑप्शन सी है भूकंप से, ऑप्शन डी है बाढ़ से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूकंप के द्वारा गुजरात का भुज शहर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है भूकंपीय तरंगों का मापन करने वाला यंत्र है। भूकंपीय तरंगों का मापन करने वाला यंत्र है। तो भूकंपीय तरंगों का मापन किस में किया जाता है? ऑप्शन ए है हाइग्रोमीटर में, ऑप्शन बी है सीस्मोग्राफ में, ऑप्शन
ब्लाइमोग्राफ में और ऑप्शन डी है हीदर ग्राफ में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीस्मोग्राफ में भूकंप की तीव्रता का मापन और तरंगों का मापन किया जाता है। यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइग्रोमीटर में क्या मापा जाता है, तो आपेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है, तो आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है हाइग्रोमीटर में। यहीं पर अगर हाइड्रोमीटर कर दिया जाए, बस ग्रो की जगह ड्रो कर दिया जाए, तो हाइड्रोमीटर में क्या मापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि भूकंपीय तरंगों का मापन किस में करेंगे, तो सीस्मोग्राफ में करेंगे। और आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किस में किया जाएगा, तो आपेक्षिक आर्द्रता का मापन करेंगे हम हाइग्रोमीटर में, और आपेक्षिक घनत्व का मापन किस में करेंगे, तो हाइड्रोमीटर में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है। भारत में जो सबसे ज़्यादा चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है वह कौन सा है? ऑप्शन ए है पठारी क्षेत्र, ऑप्शन बी है गंगा का मैदान, ऑप्शन सी है समुद्र तट, और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा ऐसा स्थान है जो सबसे ज़्यादा चक्रवात से प्रभावित होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्र तटीय क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब या किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन ए क्या दिया गया है, 1950 में की गई थी, ऑप्शन बी है 1975 में, ऑप्शन सी है 1970 में, ऑप्शन डी है 1980 में। तो इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा? तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1980 में। और 1980 में ही आपके वन संरक्षण अधिनियम की भी स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? वन संरक्षण अधिनियम की भी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रमुख आपदा स्वयंसेवी संस्था है। विश्व की प्रमुख आपदा स्वयंसेवी संस्था है। ऑप्शन ए है रेड लाइन, ऑप्शन बी है रेड सर्कल, ऑप्शन सी है रेड क्रॉस, ऑप्शन डी है लाइफ लाइन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेड क्रॉस आपकी विश्व की प्रमुख आपदा स्वयंसेवी संस्था है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत में भूस्खलन से प्रभावित है। भारत में भूस्खलन से प्रभावित है। ऑप्शन ए है गंगा का मैदान, ऑप्शन बी है समुद्र तट, ऑप्शन सी है हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन डी है थार का मरुस्थल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में जो भूस्खलन से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है वह है हिमालय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और अगला प्रश्न है, भूस्खलन की घटनाएं किस काल में सर्वाधिक होती हैं? ऐसा कौन सा काल है जिसमें भूस्खलन की घटनाएं सबसे अधिक देखने को मिलती हैं? तो यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन है वह है वर्षा काल में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, या वर्ष पर्यंत, मतलब पूरे वर्ष भर ही देखने को मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्षा काल के समय भूस्खलन की घटनाएं सबसे अधिक देखने को मिलती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ठोस अपशिष्ट का स्रोत नहीं है। निम्न में से ठोस अपशिष्ट का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए है खनन, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है समुद्री परिवहन, ऑप्शन डी है उद्योग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा ऐसा है जो ठोस अपशिष्ट स्रोत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि इज द ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है वह है कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसे पूछा भी जा चुका है परीक्षा में, तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ये आप चाहें तो अपने नोट्स में इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना या गठन वर्ष कौन सा है। ऑप्शन ए है 1980, बी है 1982, सी है 1984 और डी है 1985। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वर्ष 1985। वर्ष 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का लास्ट प्रश्न। और इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस सेशन को एंजॉय कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है और मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। तो प्लीज़ वीडियो को अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आगे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पूछे गए प्रश्न का आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। आपने कितने प्रश्न सही कर पाए वो भी बताइएगा और इसके साथ साथ सेशन को एंजॉय करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।